दोस्तों, कॉमर्शियल अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं सभी को पता है कि इस समय जो बैच चल रहा है उस बैच में निबंध की इकाई चल रही है। हर इकाई से नया बैच शुरू होता है, साइक्लिक बैच चलता है। तो निबंध की इकाई में यूपी हायर के पाठ्यक्रम में जो 14 निबंध लगे हुए हैं, उन 14 में से अभी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है कराया गया, वैष्णवता और भारतवर्ष कराया गया। इसके अलावा आचरण की सभ्यता कराया गया सरदार पूर्ण सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा भक्ति कराया गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का कराया गया, और आज विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध अस्थि की पुकार आज होने जा रहा है। और फिर कल होगा कुबेर नाथ राय का महाकवि की तर्जनी। तो इसी क्रम में आज ये वीडियो पब्लिश है। कई लोग कभी कभी कहते रहते हैं सर डेमो दे दीजिए। भाई डेमो तो उन लोगों के लिए होता है, डेमो एक प्रचलन बन गया है। नहीं तो डेमो, टीचर का डेमो लोग क्या लेंगे भाई? अगर इतनी जानकारी ही होती तो फिर क्लास करने की ज़रूरत ही ना होती। खैर वो तो अलग की बातें हैं। तो ये जो बैच चल रहा है इसमें अस्थि की पुकार हिमालय निबंध की बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी हायर के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। डेली का शेड्यूल एक बार बता दें, जो नए लोग हैं पहली बार देख रहे हैं, मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेगा। फिर अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग सुबह 10 बजे लोगों को PDF दिया जाता है। दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जो ये लेक्चर आप देख रहे हैं, दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड लोगों को दिया जाता है। फिर रात में 9 बजे लाइव क्लास, यानी एक टॉपिक दिन में 3 बार। सुबह 10 बजे अस्थि की पुकार हिमालय पर PDF दिया गया, दोपहर में 2:30 बजे ये लेक्चर दिया जा रहा है, और रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अस्थि की पुकार हिमालय पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ का पूरा क्रम होता है। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। ऐसे ही UGC नेट के लिए है। तो अस्थि की पुकार हिमालय, और वीडियो पब्लिश है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। विद्यानिवास मिश्र के बारे में पहले जानेंगे और उसके बाद तब विद्यानिवास मिश्र के निबंध अस्थि की पुकार हिमालय की बात करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय की बात कर लेते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पगडीहा गांव में 28 जनवरी 1926 को हुआ था। देहांत 2005 में। गोरखपुर विश्वविद्यालय से 1961 ईस्वी में पाणिनि के व्याकरण पर इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। भारत सरकार द्वारा 1999 में साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण दिया गया और फिर बाद में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। विद्यानिवास मिश्र को राज्यसभा के लिए भी चुना गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी व कुबेरनाथ राय के साथ विद्यानिवास मिश्र को भी ललित निबंधकारों की लोकप्रिय त्रयी में शामिल किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब बात आती है तो निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने वाले कोई अगर निबंधकार हैं तो वो है विद्यानिवास मिश्र। क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बन सकता है कि निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त किया है विद्यानिवास मिश्र ने। यह कथन किसका है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब अगर आपके पास होगी तो आप देख सकते हैं, वहीं पर उनके द्वारा कहा गया है, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में कि निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने वाले निबंधकार विद्यानिवास मिश्र हैं। हिंदी के सफल साहित्यकार, सफल संपादक, संस्कृत के विद्वान, भाषाविद थे। हिंदी साहित्य को अपने ललित निबंधों और लोकजीवन की सुगंध से सुवासित करने वाले मिश्र जी ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने आधुनिक विचारों को पारंपरिक सोच में खपाया। विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा है कि हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है जो बेहद संस्कृत निष्ठ है। यह विद्यानिवास मिश्र का कथन है। चितवन की छां निबंध संग्रह में विद्यानिवास मिश्र ने कहा है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, भूमिका में उन्होंने कहा
कि यह मेरे मादक दिनों की देन है। कौन सा? तो चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, मेरे बिंध प्रवास का जो बाद में आवासी बन गया का फल है। तुम चंदन हम पानी, मेरे संस्कृत अन्वेषण की देन है। यहाँ पर जब बात आती है तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी की भूमिका किसने लिखा है? आप में से कितने लोग बताएंगे कि तुम चंदन हम पानी संग्रह की भूमिका किसने लिखा? जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हों बताइए, तुम चंदन हम पानी की भूमिका किसने लिखा? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, सर्च कर लीजिएगा, गूगल क्रोम पर भी सर्च कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं सर ये पॉइंट जो आपने पढ़ाया वो तो मैंने बहुत ढूंढा, गूगल क्रोम पर नहीं मिला, या गूगल क्रोम पर ऐसा मिल रहा है। ठीक है, सर्च करिएगा और सर्च करके जरूर बताइएगा तुम चंदन हम पानी की भूमिका किसने लिखा है। खैर अभी हम भी आपको बताएंगे लास्ट में, तब तक आप बने रहें और देखें, और अगर सर्च करना चाहें तो सर्च करें। इन्होंने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी, जिसमें चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता जाहिर हुई। जो भ्रमरानंद की बात हो रही है, जब भ्रमरानंद की बात आती है तो आप देखेंगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि जिस तरीके से बाल मुकुंद ने शिव शंभू के चिट्ठे लिखा, विशंभर नाथ शर्मा ने दुबे जी का चिट्ठा लिखा, ठीक उसी परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, ये एक साथ मिलान के लिए भी पूछे जा सकते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, दुबे जी का चिट्ठा, भ्रमरानंद के पत्र, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भाई नामक संस्मरण निबंध जो लिखा वो किसके जीवनी पर लिखा? तो अज्ञेय के जीवन पर लिखा है, अज्ञेय के जीवन पर लिखा है, ध्यान रखिएगा, अज्ञेय के जीवन पर लिखा गया है। विंध्य के लोक अंचल पर आधारित निबंध धनवा पियर भैले, मनवा पियर भैले लिखा गया है। ये किसकी धरती पर है, किस पर आधारित है? तो विंध्य के लोक अंचल पर आधारित है, विंध्य के लोक अंचल पर आधारित है। इनका ऐतिहासिक निबंध है कलचुरियों की राजधानी गुर्गी। अन्य निबंधों में सांस्कृतिक वातावरण का जिक्र है, विंध्य की धरती का वरदान, आम्र मंजरी, घने नीम तरुतल्य। संस्मरण में इनके 2 संस्मरण है, ये ध्यान रखना, चिड़िया रैन बसेरा और इमली के बिया, ये 2 इनके संस्मरण हैं। हिंदी ग्रंथ और आलोचनात्मक रचनाएं, हिंदी शब्द संपदा है, हिंदी और हम है, हिंदीमय जीवन और प्रौढ़ शब्द संचार है, भ्रमरानंद के पत्र है, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, आज के कवि अज्ञेय, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी जगह दे जो कि घुसपैठियों पर आधारित निबंध है, लोक और लोक का स्वर है, भारतीय संस्कृति के आधार है, वाचिक कविता भोजपुरी है, राधा माधव रंग रंगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, गीत गोविंद की सरस व्याख्या है, रहीमन पानी राखिए जल पर आधारित निबंध है। अब ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछ लिया गया कि रहीमन पानी राखिए निबंध किसका है, कई लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ऐसी चीज़ों को, इसीलिए कहते हैं डिटेल में पढ़िए, और इसीलिए डिटेल में पढ़ाया भी जाता है। यहाँ पर हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उनको एक भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। सपने कहाँ गए स्वाधीनता संग्राम पर आधारित है, साहित्य के सरोकार, तो ये रचना है। इसके अलावा निबंध संग्रह मैंने PDF दे ही दिया है, एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। चितवन की छाँ, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार,
कौन फुलवा बीनन हारी निज मुख मुकुर, तमाल के झरोखे से अस्मिता के रंग, संचारणी आनंद की नियत, लागो रंग हरी, गाँव का मन निरंतर और चुनौती से फाली झड़ रही है। तो ये सब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया गया। बूंद मिले सागर में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बूंद मिले सागर जो है ये 2 खंड में है। बूंद मिले सागर में 1994 में प्रकाशित है, ये 2 खंड में है। इसलिए पूछा जा सकता है कि इसके 2 खंड में जो पहला खंड है, पहले खंड में निर्गुण कहे जाने वाले भक्ति काव्य की चर्चा है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्गुण भक्ति काव्य की चर्चा किस निबंध संग्रह में है? तो बूंद मिले सागर में निर्गुण भक्ति की चर्चा। और जो दूसरा खंड है उसमें हिंदी और हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई है। लेकिन निर्गुण भक्ति काव्य पर चर्चा बूंद मिले सागर के पहले खंड में की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। भ्रमरानंद का पचड़ा विद्यानिवास मिश्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पानी की पुकार विद्यानिवास मिश्र का काव्य संग्रह है। अब आ जाते हैं अस्ति की पुकार हिमालय पर। यह ललित निबंध वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, जो कि 1972 ईस्वी का संग्रह है, उसी में संकलित है। इस निबंध की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। इस निबंध में बताया गया कि हिमालय भारतीय जीवन प्रवाह का अच्छा स्रोत है। इसमें हिमालय के स्वरूप, उसके महत्व, उसके स्थिति आदि का सांस्कृतिक परिवेश में वर्णन किया गया है। अस्ति की पुकार हिमालय पर जब लोगों को सुबह में पीडीएफ दिया गया तो किसी का मैसेज आया। अब किसका मैसेज था वो मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद है। किसी का मैसेज आया कि सर इसमें एक शब्द जो लिखा है शिश्रिक्षा का अर्थ क्या होगा? क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है इस तरीके का प्रश्न कि अस्ति की पुकार हिमालय में लिखित शिश्रिक्षा शब्द, या ऐसे लिखा हो कि हिमालय का यह अस्ति रूप हमारी शिश्रिक्षा का ही मूर्तिकरण है। उपर्युक्त कथन में रेखांकित शब्द शिश्रिक्षा का अर्थ क्या होगा? तो शिश्रिक्षा का अर्थ होगा सृष्टि करने की इच्छा। शिश्रिक्षा सृष्टि की इच्छा, यानी सृष्टि करने की इच्छा, रचने की इच्छा, बनाने की इच्छा, ये होता है शिश्रिक्षा। अब तो समझ में आ गया। ऐसे ही एक शब्द और भी है, अभी आगे बात करेंगे, पासवां। पासवां का अर्थ होता है निरीक्षक। फिर इसके बाद में देखेंगे कि संस्कृत शब्द अस्ति का शाब्दिक अर्थ है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि अस्ति का अर्थ क्या होगा? तो है, स्थित है, अर्थात यह है शब्द वर्तमान का बोध कराने वाले स्वरूप को निबंध के केंद्र में रखकर हिमालय से आने वाली पुकार को सुनने की लेखक की आकुलता और चिंता का उनके संदर्भों के माध्यम से वर्णन है। यहाँ पर हिमालय शब्द जो है वो वर्तमान में, हिमालय में जो वर्तमान में मनुष्य उनके मन का प्रतीक एक तरीके से कहा जा सकता है। हिमालय का काला पड़ना, हिमालय का स्याह पड़ना, मन का स्याह पड़ने का उदाहरण एक तरीके से दिया गया है। तो प्रतीक के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निबंध में भारतीय जीवन प्रवाह की सामाजिक चेतना को उद्भासित करते हुए आधुनिक सभ्यता की विसंगति की विडंबना पर व्यंग है। इसमें राहुल सांकृत्यायन का भी जिक्र है। जब राहुल सांकृत्यायन की बात आती है तो निबंध में उल्लेख कहा गया है कि वर्षों हुए राहुल गांधी जी के साथ रहने का सुयोग प्राप्त हुआ था। एकाएक उन्हें बीच में कभी बेकली होने लगती थी और कहते थे, राहुल सांकृत्यायन जी वास्तविक रूप में नास्तिक व्यक्ति उनको बताया गया है। कहते हैं कि राहुल जी कहते थे, हिमालय मुझे बुला रहा है, काम समेटिए, यह काम नहीं होगा, नास्तिक व्यक्ति को हिमालय बुला रहा है। ऐसे वज्र नास्तिक आदमी को यह बुलावा आता है, आखिर बात क्या है? आखिर हिमालय देवात्मा है। गीता के अनुसार साक्षात भगवान वासुदेव का विग्रह है।
लेकिन नास्तिक को बुलावा आ रहा है। अरे उस हिमालय को बुलावा भी भेजना होता तो पहले राहुल जी को ही भेजना था, और कोई नहीं मिला था। पर नहीं, शायद हिमालय को अपने देवत्व से अधिक अस्थि पर श्रद्धा रखने वाले का ख्याल है, और राहुल जी इस अस्थि में विश्वास करते थे, क्योंकि वह हिमालय को भारतीय जीवन प्रवाह का स्रोत मानते थे। राहुल जी भारतीय जीवन प्रवाह का स्रोत हिमालय को कौन मानता था? तो राहुल सांकेत्यायन मानते थे, ये कहा गया है। लेकिन इस जीवन प्रवाह में भाषा, संस्कृति सब कुछ आ जाता है, समाज चेतना जितना है सब आ जाता है। और उसी भाषा के मूर्धन्य कवि जो कालिदास हैं, मूर्धन्य कवि कालिदास, वो कालिदास किसके रूप में है? अस्थि के रूप में है। हिमालय की छाया में बसी हुई सामान्य जनता शक्ति का अजस्र स्रोत थी। मैं समझता हूँ इसलिए हमारे जैसे बहुत से आस्तिकों से वह कहीं ज़्यादा आस्तिक थे। कहते हैं कि राहुल जी को बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि अस्थि में उनका विश्वास है। भले ही वो नास्तिक थे, वज्र नास्तिक थे, लेकिन अस्थि में अस्थि में उनका विश्वास था, इसलिए बुलाया गया। खैर, मैंने भी कुमार संभवम पढ़ा है, हिमालय की गाथाएं पढ़ी हैं। हेमाली राजा की कहानी जो कि एक लोक कथा है, लोक कथा, मैंने इसलिए इसको डिफरेंट कलर से कर दिया है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस निबंध में लोक कथा हेमाली राजा की कहानी का जिक्र हुआ है या नाम आया है? तो अस्थि की पुकार हिमालय में हेमाली राजा की कहानी सुनी है, पर मुझे ये बुलावा नहीं मिलता, या शायद मिलता है तो मुझे सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं सुनाई देता है? क्योंकि वर्तमान की जो स्थितियां हैं, मैं भले ही आस्तिक हूँ, लेकिन मुझे ये बुलावा सुनाई नहीं देता, क्योंकि मैं वर्तमान की स्थितियों के चकाचौंध में खोया हुआ हूँ। शहर में जो भी काफ़ी सरंजाम है, जो बजते रेडियो हैं, वाहन हैं, उनकी ध्वनि है, इन सब में मैं खोया हुआ हूँ। या हो सकता है जैनेन्द्रीय भाषा में मुझे ही कुछ हो गया है, या मुझे ही नहीं सुनाई पड़ता, या हमारे पड़ोसियों को भी नहीं सुनाई पड़ता। तो ये सारी चीज़ें कहा गया है। और दूसरा कारण उन्होंने ये भी बताया कि मैं आस्तिक जरूर हूँ, लेकिन मुझे बुलावा क्यों नहीं आया? उसका कारण ये भी हो सकता है। खैर, मैं भी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए रत्न धारण करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाता हूँ, मंगलवार को पहुँचता हूँ, गाहे बगाहे देवताओं का दरबार लगाता हूँ, मनौती मानता हूँ, इंडियन कल्चर की बात करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर बुलावा नहीं आ रहा है, मुझे बुलावा है, बुलावा नहीं आ रहा है, बल्कि अगर मुझे बुलावा है तो ये छल है। खैर, आगे उन्होंने पूरा जिक्र किया कि क्षण क्षण नया रूप धारण करने वाले श्रद्धा ही वास्तविक युग श्रद्धा है। हम उसके आश्रय सोते रहे। कहते हैं अब इतना कुछ होने के बाद बुलावा नहीं आता है तो हम क्या मान लेते हैं कि हिमालय में भी रस नहीं रहा, हिमालय में भी रस नहीं रहा। फिर उसने इतना धोखा क्यों दिया? अगर उसमें रस नहीं रहा तो उसने इतना धोखा क्यों दिया? हम उसके आश्रय सोते रहे, आश्रय होगा, आश्रय नहीं, सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। हम उसके आश्रय सोते रहे और लाल चींटियों का दल रेंग कर आया, हमारे सीमांत का श्यामल प्रसार चट कर गया। आखिर उसे हमने पासवा मानकर ही तो इतना सम्मान दिया था, पासवा मानकर है, निरीक्षक मानकर सम्मान दिया था। हमने उसे भाल कहा, अपनी किस्मत का लेखा जोखा उसमें अंकित कराया, और उसने कुछ नहीं किया। कालिदास के अंतिम ग्रंथ का पहला श्लोक भी अस्थि शब्द से प्रारंभ होता है। हिमालय के अस्थि का स्मरण कालिदास ने अपने कुमार संभवम ग्रंथ के बीज रूप में किया है। इस निबंध में मिश्र जी ने यह भी बताया कि हम जिस युग में, जिस वर्तमान युग में जी रहे हैं, वह अब शब्द युग बचा है। हमारे युग में अर्थ या धन की प्रधानता है, लोग धन को प्रमुखता देते हैं। आगे उन्होंने यह भी बताया कि हम लोग अब सिद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। यह सिद्धावस्था शब्द के माध्यम से उन्होंने वर्तमान के लोगों के जनजीवन पर व्यंग किया है।
इस निबंध में मिश्र जी ने शोक व्यक्त किया कि हम लोग हिमालय, हम लोग गीता, हम लोग कृष्ण की अस्थि को भूलते जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति को भूलते जा रहे हैं और इस शब्द युग में जी रहे हैं और धन को प्रमुखता दे रहे हैं। यानी जो परंपरा थी उस परंपरा से विमुखता होती जा रही है। इस निबंध में मिश्र जी ने हिमालय न जाने का कारण क्या बताया, तो अपनी शहरी जीवन बताते हैं। इसमें राहुल सांकृत्यायन जी के लिए भी बताया गया कि उनके लिए हिमालय क्या है, तो उनके लिए हिमालय भूत है, भूत व भविष्य ना होकर केवल अस्थि रहा है। शायद इसीलिए उनको बुलावा आ रहा है, शायद इसीलिए उनको पुकार आ रही है। इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई कि हमें वर्तमान लेस मात्र भी प्रभावित नहीं करता, इसलिए हमें अस्त की अटपटी जो भाषा है वो समझ में नहीं आती है। इसी निबंध में दूसरा प्रसंग जो है वो शिव पार्वती का प्रसंग है, जो कि हिमालय से जुड़ा है। लेकिन उस हिमालय से जुड़े हुए प्रसंग की बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि हिमालय के बारे में जब ये बात उठी कि वर्तमान हमें लेस मात्र भी प्रभावित नहीं करता, तो देखिए हिमालय क्या है। हिमालय क्या है तो कहा गया कि हिमालय भूगोल रहता तो भी उसे भूलना आसान था, कमरे में अगर नक्शे पर लगा होता तो भी हटा दिया जाता, समस्या का समाधान हो जाता, इतिहास होता तो भी प्रगतिशील होकर उससे मुक्ति मिल जाती। यानी यहाँ पर हिमालय को व्यक्ति के स्वयं मन की बात की गई, मन का प्रतीक दिखाया गया। तो कहा गया इतिहास होता तो भूला जाता, भूगोल होता तो भूला जाता। अगर वो केवल चौकीदार होता तो नींद की गोली ले लेते तो भी उससे छुट्टी मिल जाती। लेकिन ये ना भूगोल है, ना इतिहास है, ना ही इतिहास का प्रहरी है, यह तो बस मात्र अस्थि है, मात्र उपस्थिति है। ये है न भूत न भविष्य। हिमालय का यह अस्थि रूप हमारी शिक्षा का ही मूर्तिकरण है। यानी हिमालय का ये जो अस्थि, जो ये उपस्थिति है, ये जो हमारा मन है, वो सृष्टि करने की इच्छा का ही मूर्तिकरण है। तो ये बताया गया है इसमें। तो जब यहां पर दूसरे प्रसंग में शिव पार्वती का जिक्र आता है तो शिव पार्वती का भी हिमालय से जुड़ाव रहा है, जिसमें यह बताया गया कि गौरी गुरु हिमालय हैं, देवसेनानी स्कंद की जननी के पिता भी हिमालय हैं। हिमालय राज्य की समस्त संपत्ति पार्वती को ब्याहने आए शिव की बारात को खिलाने पिलाने में खर्च हो गया। वहीं यह भी बताया गया कि पार्वती 52 हंडा सुहाग लेकर पति गृह जाती हैं। यही 52 खिलाने पिलाने में सब खर्च हो गया था, 52 हंडा सुहाग बचा था और उसी को लेकर पति गृह जाती हैं। लेकिन वहाँ पर यानी यहाँ पर जब 52 हंडा सुहाग की बात होती है तो यहाँ पर जो भेदभाव है उस भेदभाव को दिखाया गया, कहा गया जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वो भेदभाव नहीं एक तरीके से व्यंग किया गया। वहाँ कोई सास ससुर नहीं है, ननद भौजाई नहीं है, न बैल वाहन है, भगेड़ी पति है और अपने साथ का ये 52 हंडा सुहाग है। और सुहाग पतिव्रताओं ने मारे घमंड के नहीं भोगा, लेकिन इस सुहाग को कौन भोगा, यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो किस तरीके से जो हमारी परंपरा है उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं, गीता को, कृष्ण को, हिमालय को। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं। केवल शहरी जीवन में ये चीज़ें अलग होती जा रही हैं। यह एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है 52 हंडा सुहाग के माध्यम से कि 52 हंडा सुहाग तो पवित्र पतिव्रताओं ने मारे घमंड के नहीं भोगा, लेकिन भोगा निचली जातियों की स्त्रियों ने, और पार्वती ने मुक्त भाव से उन्हें सुहाग दिया। तो लगता है हमारी निस्व संस्कृति का सुहाग अहमन्य अभिजात वर्ग में ना होकर, हैसियतदारी में, पैमाल मध्य वर्ग में ना होकर उसी अकिंचन वर्ग में सुरक्षित है जहां देश की अस्थि है।
भूगोल या इतिहास या जाति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊंचे उदात्त उज्ज्वल सत्य रेखा के रूप में। और ये सत्य रेखा जड़ नहीं है, निरंतर तप से द्रवित हो रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो क्या इस विरूप अस्थि की पुकार हमारी निस्सत्वता को उघाड़ सकेगी और हमारी चेतना पार्वती से सुहाग भोगने की अधिकारिणी तो नहीं रही? क्या तुर्किन खटकिन धोबिन से ही सुहाग के लिए निसंकोच हाथ पसार सकेगी? तो निम्न वर्ग के लोगों में ये चीज़ें हैं जो अभी भी विद्यमान हैं, जो संस्कृति को बचाए रखी हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई। अब अभी इस लेक्चर को जब आप देख रहे हैं, अभी तक आपने खोज लिया या नहीं? तुम चंदन हम पानी की भूमिका किसने लिखा है? खोज लिया? अगर नहीं खोज लिए हैं तो ज़रूर अपना कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको पता था या नहीं। तुम चंदन हम पानी की भूमिका किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुम चंदन हम पानी की भूमिका में लिखा कि तुम चंदन हम पानी भाई विद्यानिवास जी के व्यक्तिगत निबंधों का बहुत उत्तम संग्रह है और इन निबंधों में उनके सरस व्यक्तित्व, व्यापक ज्ञान और चिंतन की छाप सर्वत्र जगी है। तो ये उन्होंने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तुम चंदन हम पानी की भूमिका में। अब आप कहेंगे सर मुझे तो नहीं मिला। रामचंद्र तिवारी की किताब हिंदी निबंध और निबंधकार अगर आपके पास है तो पढ़ लीजिएगा, अध्याय 15 में। अगर है तो, वीडियो पब्लिश है इसलिए कह रहे हैं, बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण था इसीलिए मैंने इसको बता दिया। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि पंडित हजारी प्रसाद भी शिरीष के फूल थे। विद्यानिवास मिश्र ने ये प्रश्न बन सकता है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी शिरीष के फूल थे? तो विद्यानिवास मिश्र ने कहा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी यहाँ पर ये पूरा निबंध है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पीडीएफ में पूरा का पूरा निबंध दिया गया, अस्थि की पुकार हिमालय, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो इस पीडीएफ में आप ये देख रहे हैं, सारा निबंध आपको दिया गया, सुबह ही आपको भेजा गया था, जिसे आपने हो सकता है कि पढ़ ही लिया हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा शब्द की जो बात है वो यहाँ पर की गई है। तो ऐसे सारे कथन हैं। बाकी लाइव कक्षा में इसी पर आधारित प्रश्न आपको कराया जाएगा। लाइव कक्षा में ज़रूर रहें, प्रश्नों को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक और सूचना है, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी विचार किया जा रहा है यूजीसी नेट और यूपीएचईएससी के लिए हिंदी साहित्य का टेस्ट सीरीज शुरू करने का विचार किया जा रहा है। 500 रुपये प्रति माह टेस्ट सीरीज के लिए। प्रत्येक संडे को टेस्ट सीरीज होगा, 100 प्रश्नों की सीरीज दी जाएगी। देखते हैं कि कितने लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर आती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको भी आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज उत्तर सहित दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के विस्तृत हल का वीडियो भी दिया जाएगा। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर मुझे तो लगभग सारी चीज़ें आती हैं, मैंने पढ़ रखा है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी शुल्क कहीं ज़्यादा लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है। तो अब इतना शुल्क मुझे लग रहा है कि किसी के लिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो जिस स्थिति में हो, 1 महीने का ये शुल्क है और वह भी प्रत्येक संडे को दिया जाएगा। लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है, तो प्रत्येक रविवार को होगा। यानी किसी में आप देखेंगे 4 और किसी महीने में 5 भी हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अगर प्रारंभ में संडे पड़ गया, यानी 1 तारीख को अगर संडे है तो 1 के बाद 8 को संडे पड़ेगा,
8 के बाद 15 को संडे पड़ेगा, 15 के बाद 22 को संडे पड़ेगा, 22 के बाद 29 को संडे पड़ेगा। तो इस तरीके से किसी माह में 5 टेस्ट सीरीज हो सकती हैं, किसी माह में 4 टेस्ट सीरीज, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5। तो इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा कि कितने लोग जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर यह नंबर है, इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं, अपना नाम लिखकर वहाँ पर भेज दीजिए। तो देखते हैं कि कितने लोग तैयार हो रहे हैं, तो इस पर कुछ बात की जाए, तो इस पर विचार करेंगे। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।